हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका होस्ट उर्दू शुभम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट्स की स्पेशल एडिशन में, जिसका नाम है टॉक विद टॉपर्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आईआईटी जेईई का एग्जाम क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत चुनिंदा बच्चे हैं जो इस एग्जाम को हर साल क्रैक करते हैं और एक अच्छी रैंक लाके अपनी जो ख्वाब होते हैं उनको पूरा कर पाते हैं। आज हमारे साथ जो टॉपर मौजूद हैं, उन्होंने भी ऐसा ही करिश्मा करके दिखाया है। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 89 हासिल करके अपना नहीं, अपने पूरे परिवार का नाम रोशन किया। आज हमारे साथ मौजूद है तनिष्क। आइए हम वेलकम करते हैं तनिष्क का। Thank you so हेलो much. तनिष्क, हाउ आर यू? I'm good, sir. तो तनिष्क, कैसी रही जर्नी? ऑल इंडिया रैंक 89, सेटिस्फाइड विद द रैंक? Extremely satisfied. Like it's a great honor to have All India rank 89 in IIT JEE. इतना tough exam and इतना तो कभी नहीं expect किया था. So I'm really glad I could score AR 89. Congratulations once again for that. Sir. तो ऑल इंडिया रैंक 89 तो आप अचीव कर ही चुके। उसके अलावा आपके कोई अदर अचीवमेंट जो आप हमारे एस्पिरेंट्स से शेयर करना चाहोगे? So मैंने सबसे पहले तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मैं यही मानता हूँ कि जेई एडवांस में ऑल इंडिया रैंक 89, राइट, राइट। इंक्लूडिंग विद जेई मेंस जो इसका क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें ऑल इंडिया रैंक 247। उसके बाद जो सीबीएसई क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं जो होते हैं उसमें 98.6%। एंड उसके साथ ही पंजाब टॉपर इन द सेम इन द नॉन मेडिकल स्ट्रीम एंड अदर ओलंपियाड्स लाइक केवीपीवाई स्कॉलर एंड पीआरएमओ क्वालिफाइड। ऑल दीज आर सम ऑफ माय अचीवमेंट्स। दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। अपन एग्जाम पे जाएंगे, पहले अपन थोड़ा सा अभी के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे आपको भी पता है कि एग्जाम्स नियर है, तो क्या गाइडेंस देना चाहोगे जो आने वाला एस्पिरेंट्स है उनको? जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यही है कि सब लोग समझते हैं कि काफी मुश्किल चल रहा है उनके लिए भी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पा रही है। बट ये राइट, है कि सिचुएशन सबके लिए सेम है, सो राइट। दे शुड नॉट फील डिमोटिवेटेड अबाउट इट। एंड द मेन advice that I would like to give is keep on giving mock tests. राइट, Like राइट। hundreds of mock tests are really important for the final exam and they help you prepare बिल्कुल, better for the exam. बिल्कुल, बिल्कुल। तो मॉक टेस्ट जैसे आप बता रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए होंगे, आपको भी थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा मिला था प्रिपरेशन के लिए, तो आपने भी बहुत सारे एग्जाम्स मॉक टेस्ट दिए होंगे, क्योंकि कोविड की वजह से हम सबको पता है लॉकडाउन लग गया था। तो आपने भी थोड़ा बहुत पार्ट वो शेयर किया है अपनी जर्नी में, तो आप क्या बताना चाहोगे बच्चों को, किस तरीके की मॉक टेस्ट किस तरीके से प्रिपेयर करें और उसके लिए क्या एक टाइम टेबल टाइप या शेड्यूल बनाएं उसकी प्रिपरेशन से? तो mock test should be like on a regular interval कि हम्म, इट कैन बी एवरी ऑल्टरनेट डे, इट कैन बी एवरी डे, मतलब डिपेंड करेगा कि कब आपका एग्जाम है, कितनी दूर है। एंड सेकेंडली कोशिश करो कि एग्जाम उसी टाइम स्लॉट में दो मॉक टेस्ट जिस टाइम में एग्जाम है। लाइक फॉर ओके। इंस्टेंस इफ इट इज 9:30 टू 12:30, सो कोशिश करो कि आप मॉक टेस्ट भी उसी टाइम में दो। उससे बायोलॉजिकल क्लॉक थोड़ी ना ट्रेंड हो जाती है कि इस टाइम में थिंक करना है इस बारे में। बिल्कुल, एंड बिल्कुल। मॉक टेस्ट हमेशा फुल सिलेबस के देने चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि तैयारी नहीं है, नहीं देते, बट उससे घबराना राइट, नहीं चाहिए, मतलब कुछ सीखने को ही बिल्कुल। मिलता है मेरे अकॉर्डिंग तो। हम्म, और मतलब रेगुलरली करते रहना चाहिए मॉक टेस्ट। बिल्कुल। तो जैसे कि मैं पूछ भी रहा था कि आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, आपकी किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट ने हेल्प करा? हमारा तो जैसे लॉकडाउन के कारण काफी इंक्रीज हो गया, तो वी हैड लाइक हम्म। अराउंड 5 to 6 months एक्स्ट्रा। राइट, उसमें राइट। जैसे आई वाज एनरोल्ड इन आकाश, सो दे हम्म। कंडक्टेड अराउंड 60 to 70 मॉक टेस्ट। ओके, तो दैट्स ग्रेट। 60 70 मॉक टेस्ट सिर्फ लॉकडाउन पीरियड के, बाकी उससे जो पहले हुए हैं। तो क्या होता है, जैसे मॉक टेस्ट इतने सारे देते हैं ना, तो कई बार क्या होता है, मार्क्स कम आते हैं, कई बार मार्क्स ज्यादा आते हैं। कई बार इनसे ना बच्चे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि मार्क्स कम है यार, कंपटीशन इतना है, मैं क्लियर कर पाऊँ। तो उस अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो उसको कैसे ओवरकम करा, क्या करना चाहिए उस पॉइंट पे? मॉक टेस्ट ही नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जब हम रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं उस टाइम पे भी काफी डिमोटिवेशन होती है कि यार ये नहीं समझ आ रहा। और बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है बाकी क्लास को समझ आ रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो वो तो राइट, राइट। अलग ही डिमोटिवेशन होती है। बट उस टाइम पे फिर ये सोचना चाहिए कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल। राइट, अब आपका गोल ये नहीं बिल्कुल। है कि आपको एक मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है या आपको एक क्लास में बेटर परफॉर्म करना है। द अल्टीमेट राइट, गोल इज द फाइनल एग्जाम, द जेई मेंस राइट। एंड द एडवांस। सो उसको जस्ट पॉजिटिवली लो। जहाँ पे जैसे मान लो एक मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आए हैं,
सो यू नीड टू एनालाइज द फीडबैक। सबसे पहला काम ये होता है कि एनालाइज द फीडबैक, बिल्कुल पॉइंट आउट कहाँ पे मिस्टेक्स हुई हैं, कि इज इट राइट अबाउट प्रिपरेशन कम है या इज इट अबाउट सम सिली मिस्टेक्स। सो फिर मिस्टेक्स पकड़ के उस पे मिस्टेक्स पे वर्क करो, दैट राइट। हेल्प्स द मोस्ट। दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि जो मिस्टेक्स हैं उनको अच्छे से चेक करो और उस पर वर्क करो। तो अब अपन आ जाते हैं एक बार एग्जाम पे। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, पीसीएम स्ट्रीम कब चूज करा, कब मोटिवेट हुए कि हाँ मेरे को पीसीएम लेना है? 10th के एंड तक मेरे को ऑनेस्टली कोई इतनी क्लैरिटी नहीं थी कि मेरे को कौन सी स्ट्रीम लेनी है, क्या मेरा इंटरेस्ट है। बट शुरू से मे बी इट वाज जस्ट एन इंक्लिनेशन टुवर्ड मैथ्स। मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट था। एंड 10th में भी मतलब सीबीएसई में फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी होती तो नहीं है, बट स्टिल ये था कि इट इज बेटर देन अदर्स। मतलब अकाउंट्स में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, एंड बायो तो पसंद ही थी, तो ऑप्शन भी यही बचता था, तो चोज यही बता पीसीएम। रहा देन जेई का पता लगा। जेई का भी पता नहीं था 11th की स्टार्टिंग तक। जेई का ओके पता लगा, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की। बिल्कुल देन उसके बाद डिमोटिवेशन भी हुई उस टाइम पे कि कुछ बच्चे जो मेरे क्लासमेट्स थे वो 8th 9th से पढ़ रहे हैं, वो भी एक हम्म, डिमोटिवेशन थी। बट बिल्कुल बिल्कुल राइट। मतलब जो 11th में भी स्टार्ट कर रहा है वो भी कर सकता है। हम्म, वही जैसे आप बता रहे हो, कई बच्चे होते हैं जैसे आपने बोला कि 8 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कहाँ तक सही है, मतलब कि माइंडसेट वहां से बनाना और या फिर 11th में प्रिपेयर करना, उसमें किस तरीके का डिफरेंस रहता है? हम्म, अगर कर लो तो अच्छा है, मतलब उसमें कोई हम्म। बुराई नहीं है, बट इट्स नॉट ओके नेसेसरी। राइट। इट इज गुड बट इट्स नॉट नेसेसरी। लाइक जो 11th में स्टार्ट कर रहा है ही इज एट द सेम लेवल जो 8th से स्टार्ट कर रहा है। द ओके स्टडीज आर सेम। इफ यू ओके वांट टू ओके। क्रैक अदर ओलंपियाड्स एक्सेप्ट जेई, देन इट इज हेल्पफुल। ओके ओके। तो 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 11 से करो, इतना कुछ हार्ड एंड फास्ट डिफरेंस नहीं होता। 11 से ही जो मेन पढ़ाई है वो 11th में ही आपकी स्टार्ट होती है। तो ओके, तो प्रिपरेशन आपने बताया 11 से स्टार्ट करी, तो क्या स्ट्रेटेजी थी? मतलब क्या माइंडसेट गोल सेट कर लिया था कि जेई के बारे में जब पता चला किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी रही? तो 11th की स्टार्टिंग में तो इट वाज लाइक रियली डिफिकल्ट। हम्म एकदम से ऐसे जंप सी लग गई कह लो, कि हम्म समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बट स्लोली ग्रेजुअली फ्लो बनता गया, एंड इंटरेस्ट डेवलप हुए सब्जेक्ट्स में। धीरे धीरे मैथ्स में और इंटरेस्ट बना, केमिस्ट्री लीस्ट इंटरेस्टेड हो गई, टाइम के साथ वो भी कोप अप किया। बिल्कुल। एंड जो सही प्रिपरेशन है वो 12th में आके भी स्टार्ट होती है। 11th इज लाइक जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मेन एग्जाम, एंड ओके 12th इज द एक्चुअल टाइम व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर। 12th में राइट। आके ज्यादा प्रिपरेशन हुई थी। हम्म ओके। तो जैसे आप बता रहे हो कि 11th या 12th के में मतलब मेन प्रिपरेशन 12th में स्टार्ट करी, तो कई सब्जेक्ट होते हैं जो डिफिकल्ट पड़ते हैं, तो किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आई, उसके लिए किस तरीके से माइंडसेट प्रिपेयर किया? मेजोरिटी जो मेरे जैसे दोस्त थे उनको तो ये लगता है कि हाँ मैथ्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कईयों को फिजिक्स ओके। डिफिकल्ट लगता है, एंड फॉर मोस्ट ऑफ देम केमिस्ट्री सबसे आसान है। बट मेरा उल्टा था, मेरे को ओके। मैथ्स में इंटरेस्ट था, हम्म फिजिक्स में इंटरेस्ट था, बट हम्म केमिस्ट्री तो मतलब इट वाज लाइक कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बिल्कुल, इंटरेस्ट होता है तो अपने आप ही चीजें आसान हो जाती हैं। केमिस्ट्री तो बिल्कुल। बिल्कुल मुश्किल था, बट फिर उसका हम्म सोल्यूशन ये है कि उस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। जो सब्जेक्ट ओके। आपका वीक है उस पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और टीचर्स के राइट। कांटेक्ट में रहो, नोट्स रेफर करो बार बार। तो या दैट्स ऑल यू कैन डू फॉर अ सब्जेक्ट दैट इज वीक फॉर यू। ठीक। तो जैसे आप बता रहे हो कि केमिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहा है क्योंकि इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था। केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट आता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट भी आता है। तो थ्योरेटिकल के लिए और प्रैक्टिकल पार्ट के लिए या फिर कहें न्यूमेरिकल पार्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करी? दोनों सब्जेक्ट्स का अलग अलग क्राइटेरिया। लाइक केमिस्ट्री में थ्योरी इज मोर इम्पोर्टेंट देन न्यूमेरिकल्स। सो राइट। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि थ्योरी से आप वेल वर्स हो पूरी तरह से। इनऑर्गेनिक में तो हम पढ़ते हैं सिर्फ एनसीईआरटी है, ऑर्गेनिक में भी उसके बिना आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते जब तक आपका वो रेडी नहीं होगा माइंडसेट। बिल्कुल माइंडसेट नहीं होगा। तो थ्योरी आपको करनी ही पड़ेगी अच्छे से पहले। हम्म और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में मोर इंपॉर्टेंट इज द न्यूमेरिकल पार्ट। उसमें थ्योरी यू कैन जस्ट हैव अ लुक, एंड उसके बाद जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा फिजिक्स में। राइट। तो स्पेंड मोर टाइम ऑन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स देन ऑन थ्योरी। ओके ओके। तो
प्रिपरेशन जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि न्यूमेरिकल पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो, प्रैक्टिकल। बच्चे क्या होता है न्यूमेरिकल पार्ट में नेगेटिव मार्किंग को थोड़ा वो कर लेते हैं, नेगेटिव मार्किंग से भी थोड़ा सा डरते हैं। तो उसके लिए किस क्या माइंडसेट था, उसके लिए किस तरीके से तैयार करा था खुद को? नेगेटिव मार्किंग काफी रिस्की है, मतलब बिल्कुल 0.25%, मतलब 25% मार्क्स तो वो ऐसे ही काट लेते हैं। बिल्कुल सही बट बात। उसमें फिर ये है कि यू हैव टू लर्न टू बिकम कॉन्फिडेंट इन योर आंसर्स, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि आप डर के मार्क नहीं करते, बट वो आंसर सही निकलता है बाद में, ये भी होता है। राइट। सो एक्यूरेसी मैटर्स इन जेई। तो हम बिल्कुल। सो मेरा फोकस क्या होता था, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करना है, एंड हम्म। वंस नो द कॉन्सेप्ट, उसके बाद स्पीड पे थोड़ा वो करना है, वर्क करना है। बिल्कुल और वहां पे बिल्कुल। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा काम आते हैं। दैट्स द राइट। पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ मॉक टेस्ट। बिल्कुल, जो अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि क्या वैल्यू रखते हैं मॉक टेस्ट में। टाइम एक बात मैनेजमेंट। और होती है, मतलब बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट भी आता है, प्रैक्टिस हो जाती है, एक स्पीड आप गेन करते हो मॉक टेस्ट से कि जिस तरीके से आप एग्जाम दे पाओ। तो जैसे कि आपको पता है कि आईआईटी के लिए 75% जरूरी होता है ना? तो उसके लिए क्या माइंडसेट था, उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर रहा था कि 75% भी अपन को लाना है और आईआईटी जेई का एग्जाम भी क्रैक करना है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन तो ऐसे था कि पता नहीं कि 75% क्रॉस होंगे भी या नहीं, कि अगर वही ना क्रॉस हुए फिर तो एडवांस का कोई मोटिव नहीं रहता। बट बिल्कुल सही। जैसे जैसे बोर्ड्स नजदीक आए या प्री बोर्ड्स दिए, तो रियलाइज हुआ कि पीसीएम तो इट इज जस्ट अ सबसेट ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड फॉर जेई, और वो बहुत राइट। आसान होती है देन दैट ऑफ जेई। एंड रही बात बाकी दो सब्जेक्ट्स की, दैट इज नॉट अ बिग डील, सो यू कैन इजीली प्रिपेयर फॉर दैट। Like बिल्कुल। me myself scored 99 in both the other two subjects, and with राइट। not so much of hard work that is required for PCM. ओके। So वो एक बेनिफिट होता है बाकी दो सब्जेक्ट्स का। बेनिफिट होता है। बिल्कुल सही। बेनिफिट है, आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं और आप थोड़ा सा स्कोर एक अच्छा आपका हो जाता है। अपन जैसे बात कर रहे हैं स्कूल की और पढ़ाई की, तो कई बार क्या होता है बच्चे ना डमी ले लेते हैं कि डमी ले लेते हैं और प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। तो इसके लिए क्या आपकी थिंकिंग है कि डमी लेना एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है? नॉट ऑफ एडवांटेज नाइदर डिसएडवांटेज, मतलब है। अगर मैं रेगुलर स्कूल जा रहा हूँ, सो आई मेड श्योर कि मैं पूरा बैलेंस रखूँ स्कूल में भी और कोचिंग में भी। सो अगर ओके। मैं स्कूल गया हूँ, आई गेट अ फ्री पीरियड, मैं उसमें लास्ट बेंच पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। अगर लेट से एक बोरिंग लेक्चर है, लेट से केमिस्ट्री का बोरिंग लेक्चर है, तो ओके लास्ट बेंच पे बैठ के कोचिंग का होमवर्क कंप्लीट कर लो। ओके वो दैट्स नॉट एन इशू, यू कैन मैनेज बिटवीन बोथ। ओके ओके। तो स्कूल में थोड़ा सा स्पेयर टाइम आप अपनी अदर स्टडीज के लिए भी निकाल सकते हो। इस टाइम पे क्या होता है ना, पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत प्रेशराइज कर देते हैं। तो उसको किस तरीके से डील किया? वर योर पेरेंट्स वेरी कूल अबाउट योर प्रिपरेशंस, और उन्होंने आपको भी प्रेशराइज कराया फिर? नहीं, मेरे साइड से तो कोई प्रेशर नहीं था। लाइक दे वर लाइक कि तुमको जितना पढ़ना है, जब पढ़ना है, यू जस्ट टेल अस एंड वी वोंट डिस्टर्ब यू ओके एट दैट टाइम। जब मैं पढ़ रहा हूँ ओके। उस टाइम पे ऐसे कोई नहीं कि कोई रूम में आ रहा है रैंडमली कुछ बात कर रहे हैं, उस टाइम पे सिर्फ बिल्कुल। स्टडी होगी। सो प्रेशर कोई राइट। नहीं था कि पढ़ना है पढ़ लो। इफ यू आर, मतलब अगर मैं कभी बहुत ज्यादा फील कर रहा हूँ डिमोटिवेटेड, तो साथ में वो मोटिवेशन भी देते थे, कभी हम बाहर चले गए कहीं पे, या वी कैन गो ऑन अ ड्राइव, ऐसा सब। मतलब प्रेशराइज कभी नहीं किया कि नहीं पढ़ो ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल। तो अपन टाइम टेबल की भी बात करेंगे। किस तरीके का टाइम टेबल था, कैसे डिवाइड करा आपने तीनों सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल? टाइम टेबल ऑनेस्टली मेरा ऐसे कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं था। मैं हम्म। अपना पर्सनली कैसे फॉलो करता हूँ कि मेरे को दिख जाता है नेक्स्ट डे के क्या टारगेट्स हैं। लेट्स से यू हैव ओके टू कंप्लीट अ चैप्टर ऑफ मैथ्स एंड ओके फिजिक्स करना है थोड़ा सा, केमिस्ट्री का कोई काम नहीं है कल का। सो प्रीवियस नाइट, रात को मैं लिख लूंगा कि मेरे ये कल के टारगेट्स हैं, एंड ओके फिर मैं नेक्स्ट डे वही कंप्लीट करूंगा। नॉट कि ऐसे ओके। टाइम स्लॉट की 7 to 8 में मैथ्स करनी है, 8 to 9 में ये करना है, ऐसे नहीं मेरे से होता। करेक्ट। मैं फ्री, मतलब टारगेट है, टारगेट कंप्लीट करना है, उसके बाद इफ आई हैव फ्री टाइम आई कैन डू एनीथिंग एल्स, आई कैन यूज व्हाट्सएप और आई कैन चैट विद फ्रेंड्स, एनीथिंग आई कैन डू। बिल्कुल, डेली टारगेट मेंटेन करना एक जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टारगेट सेट करोगे तभी आप अच्छे से मोटिवेट होकर पढ़ाई कर पाओगे। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने, बहुत अच्छा पॉइंट लगा मेरे को आपका, है ना? कई बार बच्चे क्या नाइट आउल भी हो जाते हैं, पूरी रात स्टडी करते हैं। उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है? आप भी रात को स्टडी करते थे और यू डे गए और रैंडमली कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं? मोटिवेशन जरूरी है। एक्स्ट्रा एफर्ट तो चाहिए जेई में। अब बिल्कुल
या आपको नाइट आउल बनना पड़ेगा, या फिर आप सुबह जल्दी उठ के उसमें से टाइम निकालो। मैं पर्सनली नाइट में ही पढ़ना प्रेफर करता था, क्योंकि मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, मेरे को ये ऐसा लगता है कि नाइट में मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ देन इफ आई गेट अप एट हम्म, मॉर्निंग अर्ली। सो हर बंदे बिल्कुल को अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए कि उनका बिल्कुल मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम कौन सा है, इज इट मॉर्निंग बिल्कुल। और इज इट एट द नाइट। एंड थोड़ा राइट। एक्स्ट्रा एफर्ट तो मानना पड़ेगा, स्लीप थोड़ी सी सेक्रीफाइस फॉर 2 years। हम्म। जैसे कि आप बता रहे थे कि ना आपका केमिस्ट्री थोड़ा सा वीक था, है ना? तो कुछ सब्जेक्ट्स भी मतलब कुछ टॉपिक्स भी ऐसे होते हैं जो वीक रह जाते हैं, उनके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करी और कौन से वो टॉपिक्स है जो आपको भी टफ लगे? काफी ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफी हम्म। टफ लगते हैं। एक तो फिजिक्स में ऐसे कई टॉपिक्स होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे। उन केसेस राइट। में ऐसे होता है कि आइदर कोई एक्स्ट्रा क्लास शेड्यूल करवा ली टीचर के हम्म साथ, एक्स्ट्रा हम्म। एफर्ट लगा लिया, या फिर उसको बिल्कुल। थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल जैसे सॉल्व कर लिया उसके लिए, एंड ओके। ज्यादा प्रैक्टिस उसके लिए कर ली। तो ये हो हम्म गया फिजिक्स के लिए। अब केमिस्ट्री में तो ऐसे है कि इनऑर्गेनिक टफ लगती है, तो लगती है, अब हम्म। उसमें और कुछ कर भी नहीं सकते, कुछ नए क्वेश्चंस। तो बिल्कुल उसको सही ये है बात है। कि रिपीट कर करके पढ़ना पड़ता है। हम्म। लाइक ऑनेस्टली अगर मैं अपना बताऊं तो इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स पढ़ी है, याद की है, सो दैट वो फाइनली याद हो जाए। दैट्स अमेजिंग। तो जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि कुछ अगर टफ लगता है तो आप कोचिंग्स में एक्स्ट्रा क्लास लगवा लो या फिर उसके बारे में कोचिंग वगैरह में पूछ लो। कई बार बच्चे कोचिंग्स वगैरह नहीं जा पाते हैं, तो वो अपने जो एरर्स हैं या फिर जो डाउट्स हैं उनको कैसे क्लियर करें? उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए ये है कि जैसे हम्म। एक तो जैसे आपका प्लेटफॉर्म होगा जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, बिल्कुल तो दे कैन बिल्कुल। रेफर टू दोज नोट्स, राइट। देन बिल्कुल। फॉर सम अदर डाउट्स दे कैन हम्म। आस्क देयर फ्रेंड्स। एंड ऑनलाइन भी काफी बिल्कुल। ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे वो डाउट्स वगैरह राइट पूछ राइट। सकते हैं। बिल्कुल। बट उस पे क्या है कि बच्चे के डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस काफी हम्म रहते हैं। स्टूडेंट इज यूजिंग फोन, तो उसके डिस्ट्रैक्ट होने के हम्म। चांसेस ज्यादा है। उस टाइम पे फिर डिटर्मिनेशन काम आती है कि हाउ डिटर्मिन्ड आर राइट। यू टू स्टडी फॉर दैट सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि आप मतलब आपने लोगों को तो हेल्प कराई और हमारे प्लेटफॉर्म का नाम लिया, उसके लिए थैंक्स अलॉट। जैसे कि आपने बात करी अब कोचिंग्स की, आप बता रहे हो कोचिंग्स की स्टडीज प्लस स्कूल स्टडीज, टाइम कैसे मैनेज करा? क्या तरी रहता था आपका इसके टाइम पे शेड्यूल? ऑनेस्टली मेरे लिए स्कूल की स्टडी से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कूल की हम्म। अटेंडेंस थी, क्योंकि अटेंडेंस के बिना पॉसिबल नहीं था। स्कूल की बिल्कुल सही बात स्टडीज है। इज दी सेम थिंग कि इंग्लिश और जो फिफ्थ सब्जेक्ट हम्म होगा वो हम्म आराम से पढ़ सकते हैं। लाइक उसके लिए मैंने क्या किया था, हम्म। संडे को 2 आवर्स अलग से उसके लिए निकाले हैं। पूरा हफ्ता बिल्कुल। नहीं पढ़ना, और संडे को टू हम्म। आवर्स में सिर्फ वही पढ़ना है। बिल्कुल। ऐसा कर सकते हैं। एंड जो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, वो तो हम्म। कोचिंग में जैसे कवर हो गए, तो स्कूल का हम्म। करने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि संडे को 2 आवर्स निकाल लिए, ओवरऑल सेल्फ स्टडी किस तरीके से हेल्प करा? कितना एडवांटेज रहता है सेल्फ स्टडी का, उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? सेल्फ स्टडी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब बिल्कुल इफ अब अब खुद सोच के देखें तो इतने बच्चे हर साल कोटा जाते हैं या इधर उधर हर जगह जाते हैं इतनी कोचिंग में। अब बिल्कुल सबका बिल्कुल। सिलेक्शन नहीं होता इफ दे गेट ऑल द राइट रिसोर्सेज। राइट। सो द मेन दैट थिंग दैट डिपेंड्स इज सेल्फ स्टडी। खुद कितना आप राइट। एफर्ट कर रहे हो, उस चीज को कितना ग्रैस्प कर रहे हो, टीचर से बिल्कुल। कितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट दैट इज। राइट राइट। आपने जस्ट एक पॉइंट मेंशन करा कोटा के बारे में। कोटा के बारे में एक चीज पूछना चाहता हूँ कि है ना, एक मिथ बना हुआ है कि कोटा जाएंगे तो बच्चे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। आपने उसको क्लियर भी करा अपने आंसर में कि नहीं होता हर बच्चा क्वालिफाई। तो इस मिथ के लिए आपका क्या कहना है, आपका क्या लॉजिक कहते हो? इट्स जस्ट अ मिथ, इट्स सीरियसली अ मिथ। मतलब इसमें कोई बात में लॉजिक नहीं है कि हम्म, कोटा जाओगे तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। बिल्कुल। मतलब हर साल इतने बच्चे जाते हैं, उनका राइट। ऑब्वियसली सबका सिलेक्शन नहीं होता। हम्म एंड सेकंड चीज, कहते हैं इसीलिए क्योंकि वहां पे एक वो स्टडी का माहौल मिलता है हर जगह, हम्म तो बच्चे हम्म। पढ़ लेते हैं। बट इफ यू हैव इनफ बिल्कुल। डिटर्मिनेशन इन योरसेल्फ कि आपको लगता है आप यहीं पे पढ़ सकते हो, तो राइट। जैसे अब मैं भी अपने जो पास ही है, मतलब मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो वहां पे कोचिंग ज्वाइन की। एंड ओके। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। मतलब कोई ऐसे कमी नहीं महसूस हुई कि देयर शुड बी अ रीजन कि आई कांट डू इट। राइट राइट राइट, कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो जैसे कि प्रिपरेशन की बात हो गई कोटा की, बच्चों एक चीज से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं जो होते हैं सेटिंग हैबिट्स।
सिटिंग हैबिट्स को कैसे इम्प्रूव करें, उसके लिए क्या गाइडेंस देना चाहोगे आप आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? सिटिंग हैबिट्स में ऐसे कि सबसे पहले तो माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज ओके, माइंड बिल्कुल, बहुत प्रिपरेशन। बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सबसे पहले बैठे हो तो पहले ही सोच के चलो कि हाँ मेरे को आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मैं इसी के बाद बाकी काम करूंगा, मैं उससे पहले कोई और काम नहीं करूंगा। दैट राइट। इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ यू फील कि आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, यू गेट टायर्ड इजीली, सो उसके लिए हमारे सर जो रिकमेंड करते थे, इट इज लाइक यू कैन स्टडी इन ब्रेक्स। यू कैन स्टडी फॉर 1 hour 30 minutes, टेक 10 to 15 minutes break, and then again ओके। continue it. So that is also a solution. बच्चे 11th में भी 12th की प्रिपरेशन करते हैं। 12th की जो वो होती है ना, उनकी प्रिपरेशन 11th, लेकिन कई बार 11th का जो कोर्स होता है वो भी 12th में पढ़ना पड़ता है। तो उसके लिए किस तरीके से आपने प्रिपेयर करा खुद को, उसकी किस तरीके से रिवीजन किया, उसके लिए क्या बताना चाहोगे? वो फिर ज्यादा मतलब ओवरबर्डन करते हैं अपने आप को कि 12th भी हम्म। 11th में पढ़ रहे हैं, सो दैट्स नॉट अ लॉजिक। जस्ट टेक इट कूल, इट इज अनदर एग्जाम ओके। जैसे बाकी एग्जाम्स होते हैं। यू नीड टू टेक हम्म। इट कामली, एंड हम्म। 11th में 11th पढ़ो, 12th में 12th पढ़ो, एंड 12th की एंड में काफी टाइम बचता है रिवीजन के लिए, लाइक अराउंड 2 to 3 months, एंड उसमें 11th भी रिवाइज हो जाती है। हम्म। सो ओवरऑल तो यू गेट प्रिपेयर्ड। तो जैसे आप बात बता रहे हो कि 4 to 5 मंथ्स मिलता है रिवीजन के लिए। रिवीजन के साथ में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो आती है नोट मेकिंग। नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करें और नोट मेकिंग ने आपको किस तरीके से हेल्प करी, उसके बारे में आप क्या बताओगे? नोट्स काफी मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट थे, मतलब एंड ऑफ द हम्म। टाइम पे यू कांट गो थ्रू ऑल द बुक्स, क्योंकि बिल्कुल। जे की प्रिपरेशन में तो स्पेशली इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, राइट। एंड यू कांट गो थ्रू दैट। सो मेरा पर्सनली ऐसे था, नोट्स बनाए, उसके बाद जब क्वेश्चन सॉल्विंग पे गए, जब पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो कोई भी नया पॉइंट मिला, पेंसिल से नोट्स में लिख लेना। कोई भी, जैसे इफ आई एम स्टडिंग इनऑर्गेनिक, पढ़ ली पहले क्लास के नोट्स हैं, एनसीईआरटी पढ़ी, कोई न्यू पॉइंट मिला, नोट्स में लिख लिया, टेस्ट दिया, राइट। कोई न्यू पॉइंट मिला, नोट्स में लिख लिया। सो ऐसे मैंने अपने नोट्स कंपाइल किए, और एंड में आके फिर मेरे को वो टेस्ट पेपर्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे को एनसीईआरटी बिल्कुल खोलने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। मैंने बिल्कुल। सिर्फ वो नोट्स एक बार ग्लैंस कर लिया, एक एकदम क्विक रिवीजन हो गया, क्विक रिवीजन हो जाता है। है ना? क्विक रिवीजन हो गया। बच्चे रिलैक्स कैसे करें? सबसे बड़ा क्या होता है, बहुत प्रेशर हो जाता है बच्चों को इन सारी चीजों का। रिलैक्स कैसे करें? कुछ स्पोर्ट्स हो वो खेलें, या किस तरीके से रिलैक्स करें? आपका कोई स्पोर्ट हो या जो हाँ, आप खेलते इसके हो? लिए हर किसी का डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज रिलैक्स करती है। पहली चीज तो रिलैक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिल्कुल। सारा दिन स्ट्रेस में रह के फिर माइंड पे बर्डन पड़ेगा, उसमें भी स्टडीज नहीं बहुत होती। ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है जो आपको हम्म। डी स्ट्रेस कर सके। फॉर मी इट वाज लाइक टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स ओवर चैटिंग, और और कॉलिंग। तो जब भी मेरे को थोड़ा स्ट्रेस होता था, आई कॉल माय फ्रेंड्स, आई टॉक टू देम। या मेरे को जैसे थोड़ा म्यूजिक का शौक है, तो मैं म्यूजिक सुनता था। और आई लाइक राइट। इवनिंग वॉक्स, इवनिंग को वॉक पे जाना, सो ऑल दैट। सो कभी कभी बिल्कुल वो करना चाहिए, सो दैट थोड़ा डी स्ट्रेस हो सके। बिल्कुल। जैसे आप बता रहे हो कि आप चैटिंग वगैरह कर लिया करते थे, इन सब चीजों से कई बार क्या होता है, आपने तो यूजफुल वे में यूज करा, लेकिन कई बार क्या होता है इन सब चीजों से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीजों टाइप के जो डिस्ट्रैक्शन होते हैं, उनके लिए क्या ध्यान रखें, क्या गलतियां ना करें, उसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? उसका फिर यही है कि अपने आप को लिमिट रखना पड़ेगा। अब टेक्नोलॉजी तो हम्म। सबके पास है, अब कैसे बिल्कुल। यूज कर रहे हो, इट्स इन योर हैंड्स। तो राइट। लाइक मेरा ऐसा था कि मैंने टारगेट सेट कर लिया, अगर ये टारगेट कंप्लीट किया तभी फोन यूज करना है, ये नहीं कि उससे पहले कर लिया। सो बिल्कुल। दैट हेल्प्स, एक उससे मोटिवेशन मिलती है कि जल्दी टारगेट कंप्लीट हो, मैं फोन यूज करूं। यूज इट इन पॉजिटिव वे रेदर देन नेगेटिव, कि हाँ बिल्कुल सारा दिन फोन पे लगे रहे, चैटिंग कर ली, नॉट दैट वे। सही बात है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी इन सब चीजों के लिए ना गाइडेंस जो रखनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट होती है, पेरेंट्स की गाइडेंस भी। तो वो किस तरीके से गाइड करना चाहिए पेरेंट्स को, उसके लिए क्या करना चाहोगे? पेरेंट्स को मतलब टाइम टू टाइम मोटिवेशन रखनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि आजकल क्या ना, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत होने लग गई हैं, तो उन चीजों का भी इम्पैक्ट पड़ता है पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कई बार। मतलब जेई की प्रिपरेशन तो कहो बहुत ज्यादा हेक्टिक है, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। तो उसमें ऊपर से अगर पेरेंट्स प्रेशर डालेंगे तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू परफॉर्म। मेरे बच्चे अकॉर्डिंग बहुत तो ज्यादा मतलब प्रेशर आ जाता है। बहुत ज्यादा,
मतलब मेरे केस में तो ऐसा था कि पेरेंट्स पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, कभी अगर कोई दिक्कत हो रही है सो उनके साथ टाइम स्पेंड कर लेना, कोई बातें कर लेना, वो मोटिवेट करते हैं। एक फैमिली के साथ ना सिर्फ बात करने में यू फील काफी लाइट, कि ऐसा लगता है कोई स्ट्रेस ही चला गया बिल्कुल। तो ये सब होना चाहिए रादर देन कि पेरेंट्स ऊपर से और बर्डन डालें कि नहीं इतने मार्क्स स्कोर बिल्कुल करने ही है। वो उससे नहीं बिल्कुल सही होगा। बात है। बिल्कुल। अपन बात करते हैं एग्जाम डे की, है ना। एग्जाम के लिए क्या माइंडसेट था, जो एग्जाम का 3 आवर्स है उसके लिए क्या प्रिपरेशन थी, और डे बिफोर एग्जाम की क्या प्रिपरेशन थी? तो डे बिफोर एग्जाम के लिए तो हमें सर ने कहा था कि यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर 2 लॉन्ग ईयर्स। तो राइट। लास्ट डे पे ये मत करना कि ये भी पढ़ लेता हूँ ये भी पढ़ लेता हूँ। लास्ट डे पे रिलैक्स एंड गो फॉर अ वॉक, गो टू प्ले एंड बिल्कुल। थोड़ा चिल करो, गो ऑन अ मूवी। हमें सर ने कहा था गो ऑन अ मूवी सो दैट थोड़ा चिल हो ऐसे। फॉर मेंस एंड फॉर एडवांस तो उन्होंने कहा था कि 1 हफ्ते का ब्रेक लो, कि थोड़ा ज्यादा रिलैक्स करो पेपर से पहले, सो दैट यू कैन बी फ्रेश ऑन द डे ऑफ एग्जाम। राइट सो राइट। बिल्कुल वैसे ही किया। एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ दिया, एडवांस से पहले भी 3-4 दिन पहले बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया एंड रिलैक्स किया, पूरा मूवीज देखी एंड अदर रिलैक्सिंग थिंग्स। एंड फॉर द एग्जाम डे के लिए पूरा मतलब काफी छोटी छोटी चीजें हैं जो काफी मैटर करती हैं। एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंचना, कुछ बच्चे बिल्कुल। हैं जो लेट आते हैं, दैट राइट। एड्स अप टू द स्ट्रेस, क्योंकि वेरिफिकेशन को इतना टाइम लगता है, ऑल दैट। बिल्कुल टाइम सही पे बात है। आना एंड दोस्तों से बिल्कुल बातें ना करना। एक दूसरे से बात करो तो वो कहता है मेरे को इतना आता है, मेरे को इतना आता है, वो भी डिमोटिवेशन क्रिएट करता है। वो भी डिमोटिवेशन क्रिएट करता है। बिल्कुल सही सो बात है। वो सब भी बिल्कुल अवॉइड करना। बिल्कुल। एंड उसके बाद मैं तो ये पूछ रहा था कि दोनों एग्जाम सेम डे होते हैं, मतलब सेम डे एग्जाम होते हैं दोनों, तो उसके बीच में भी एक 2 आवर्स का गैप होता है। या उस 2 आवर्स में उसको किस तरीके से यूजफुल बनाए, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम का प्रेशर रिलीज हुआ होता है और या फिर बर्डन बढ़ भी गया होता है कई बार, तो या उसको किस तरीके से यूजफुल मतलब यूज करे 2 आवर्स? तो वो जो 2 आवर्स की ब्रेक है उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि पेपर डिस्कस नहीं करना किसी के साथ, जो पेपर 1 है। हमें ये सर ने बार बार सिखाया था कि वो पेपर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना। उस बिल्कुल पेपर को सोच के तुम अपना सेकंड पेपर खराब ही करोगे, इम्प्रूव तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। सो वो बिल्कुल ही डिस्कस करना चाहिए। मैंने मैंने क्या किया, मेरा पेपर 1 वाज कंपैरेटिवली बैड देन पेपर 2। सो मैंने उसका इतना पर स्ट्रेस नहीं लिया। मैं बाहर आया, किसी को बुलाया नहीं, मेरे पेरेंट्स बाहर थे एंड उनके साथ मैंने लंच किया सबसे पहले एंड थोड़ी देर वैसे ही रेस्ट की एंड अंदर एंट्री कर ली। मतलब किसी को बुलाना नहीं चाहिए उसमें, ना कुछ पढ़ना चाहिए ना बिल्कुल। कुछ डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे, ताकि आपका पेपर 2 खराब ना हो। और कोई चीज जो फर्स्ट एग्जाम से पहले करनी चाहिए, ताकि एग्जाम टाइम पे कोई उसका मतलब फर्स्ट पेपर का भी प्रेशर ना रहे, उस समय क्या करना चाहिए? उस टाइम बस ये कि रिलैक्स रहो। ये नहीं कि आप कुछ पढ़ रहे हो, पेपर से पहले भी पढ़ रहे हो, गाड़ी में गए हो तो भी बुक्स लेके जा रहे हो। वो सब बिल्कुल। चीजें अवॉइड करके रिलैक्स हम्म। काम होके पेपर स्टार्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके। सो पूरी प्रिपरेशन हो गई, 89 रैंक भी आ गई। अब फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स करंटली आईआईटी दिल्ली की कंप्यूटर साइंस एंजॉय कर रहे हैं एंड हम्म। वी प्लान टू गेट रियली गुड प्लेसमेंट। और हम्म। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में अगर कुछ और इंटरेस्ट एक्सप्लोर होते हैं तो इट कैन बी अदर थिंग्स। और हम्म। जस्ट अ थॉट फॉर अ यूपीएससी एग्जाम बट नॉट सो श्योर राइट नाउ। ओके ओके, हम उम्मीद करते हैं आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करो। वापस हम लोग ऐसा ही एक बढ़िया इंटरव्यू और करेंगे आपके साथ में। तो आने वाले एस्पिरेंट्स को क्या टिप देना चाहोगे? व्हाट वुड बी योर टिप फॉर द डे, और फिर कहें टिप बाय तनिष, ताकि एग्जाम वो बच्चा क्लियर कर सके? टिप यही है कि बस लगे रहो, किसी भी पॉइंट पे डिमोटिवेट मत हो। क्योंकि बिल्कुल। मेरे को जब मैंने जेई स्टार्ट किया था, मेरे को किसी ने एक लाइन बताई थी, उसने कहा था कि जे इज अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। कि अगर बिल्कुल। एक पॉइंट पे आप स्लो हो भी गए हो तो आप बाद में उसको कवर कर सकते हो। उस राइट। पॉइंट पे बस रुक मत जाओ। सो बिल्कुल। इफ एनीवन इज लिसनिंग दिस इज फीलिंग डिमोटिवेटेड राइट नाउ, तो अभी भी टाइम है, अभी भी तुम कर सकते हो। एंड कहीं से भी स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो और कर लो बस। बिल्कुल सही बात है। बहुत अच्छा कहा जिसने आपको ये लाइन बताई। इट्स वाज अमेजिंग, एंड इट वाज रियली अमेजिंग टू लिसन यू, एंड इट वाज अ ग्रेट सेशन विद यू तनिष।
बहुत मजा आया आपसे बात करके। हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much for inviting me on the first place. It was really good to be here. थैंक्स सो मच। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना तनिष्क ने शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी। तनिष्क ने बताया मॉक टेस्ट का एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि आप एक प्रॉपर माइंडसेट प्रिपेयर कर सकें। तो दोस्तों, बने रहें टॉपर्स नोट्स के साथ। आने वाले टाइम में हम लेके आएंगे एक और टॉपर को, जिनसे सुनेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। अगर आपके भी हैं कुछ सवाल तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। हम लेके आएंगे उन्हीं सवालों के जवाब खुद टॉपर्स की जुबानी। तो लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।